हेलो दोस्तों, मैं अर्चना वृतांत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी है उसका नाम है किसी से कहना नहीं। माँ ने 1300 रुपए दिए। मन में अथाह खुशियां समेटे, खुशियों के रेल में डूबती उतरती पैसे लिए मैं पास के बाजार में सुनार की दुकान पर चली गई। 350 की रुनझुन पैजनियां, 100 के 2 जोड़ी बिछुए और 150 की नाक की लौंग खरीदी। पास ही की सेठ की दुकान से 450 का साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट लिया। श्रृंगार की दुकान से लाल चूड़ियाँ, रंग बिरंगी बिंदियाँ, महावर, लाल नेल पॉलिश, लाली, पाउडर, स्नो, काजल, परांदे वाली चोटी सब खरीदी और बचे हुए पैसों के साथ सभी कुछ सबकी नजरों से छुपा मटके में डाल दिया। मुंह अंधेरे ही चावल चुराकर स्कूल बैग में रख चुकी थी। उन दिनों बीए का प्रथम वर्ष था मेरा। बैग में किताबें रखनी होती, फिर भी किलो भर चावल भी बैग में छुपाना मुश्किल हो जाता। कहने को स्कूल बैग था, पर उसमें एकाध नोट्स और पतली किताबें जैसी कमायनी, कुमार संभवन वगैरह रखती थी। चावल छुपाकर घर से निकलना मुश्किल होता था, पर सामने मजबूरी थी, बिना चावल चुराए जा नहीं सकती थी ना। कॉलेज पहुंचने से पहले के समय में से 8 से 12 मिनट रोज चुराने होते मुझे। बाद में जल्दी जल्दी साइकिल का पैडल दबाती भागना पड़ता। 8 से 10 मिनट घर और कॉलेज के बीच का समय लगता। एक ठाव था अबोला सा जो मुझे अवश्य करता। वह था पगली के घर के बाहर का हिस्सा। वह अपने घर के सामने चबूतरे पर बैठी रहती, आते जाते लोगों को गरियाती। लोग उसे पागल पागल कहते। वह ईंट गिट्टी फेंकती और साथ में चिड़ियों को दाना चुगाती। दाना चुगाना मुझे भी बचपन से भाता था। सब मैं जल्दी से बैग से चुराए चावल निकालती और उसके पास ही बैठ चिड़ियों को दाना चुगाने लगती। चिड़ियों का झुंड बहुत चावल देख उड़ जाता। मैं खुश और पगली भी खुश। थोड़ा चुगाती और थोड़ा चावल पगली को देकर कॉलेज भाग जाती। कभी कभी चावल ज्यादा चुरा पाने का मौका मिल जाता तो पगली के खाने का भी इंतजाम हो जाता। कई चीज की चोरी अपने ही घर में करती थी मैं, जैसे अचार, खेत में उगाई सब्जियां, तरह तरह के फल जो अपने बगीचों से आते, कुछ अपने खाने के बहाने, कुछ सहेलियों को खिलाने के बहाने, पर सब देती थी उस पगली को। पगली केवल पगली नहीं थी, उसे कोढ़ भी था, इसलिए कोई उसके आस पास नहीं फटकता था। पर जवान और सुंदर होने की वजह से उसे छेड़ने का मौका भी लोग नहीं छोड़ते थे। एक दिन चने की दल भरी पूड़ी उसके लिए उठा ले गई और जब उसे दे रही थी तो उसने उस दिन मुझसे पूछ ही लिया, घिन नहीं आती तुम्हें मुझसे? काहे की घिन? मैं कोढ़न हूँ, कोढ़न। तुझे मेरे पास नहीं बैठना चाहिए रोज रोज। छूत लग सकती है, तुझे भी हो सकता है कोढ़। बस ऐसा कहीं होता है क्या? सुन, मैं देखती हूँ कि लोग तुझे घूरते हैं। वैसे
मेरे साथ रोज का थोड़ी देर बैठना, कभी कभार बतिया लेना तो मुझे भला लगता है। लोग तो दूर से कन्नी काट कर चल देते हैं, जो मेरे अपने थे वो भी नहीं पूछते। पर तुझे क्यों मेरी इतनी चिंता रहती है बावली? नहीं तो मुझे नहीं आते घिन विन, न जाने क्यों नहीं आती। या हो सकता है दीदी कि आपको मैं पहले से ही जानती हूँ, जब आपको कोढ़ नहीं हुआ था तब से, इसलिए नहीं आती। तब आप कितनी तो थी सुंदर। हाय राम, राह चलते लोग एक बार पलट कर देख लें तो आगे बढ़ ही ना पाए। मारूंगी हाँ। तब बात तो कभी कर नहीं पाई आपसे, पर आपके साथ हुए घटना ने मुझे हिलाकर रख दिया और मैं आपकी ओर खिंची चली आई। कभी इसी पगली को देखकर लोग आहें भरते थे, उसकी एक नज़र पाने पर लोग धन्य हो जाते थे। थी ही बहुत सुंदर, ठाकुर की बेटी थी। पिताजी इंजीनियर थे और छोटा भाई 8वीं का प्रतिभाशाली छात्र था। साथ ही बहुत प्यार करने वाली माँ, एक भरा पूरा संसार। एक कार एक्सीडेंट ने माँ, बाप, भाई सबको ले लिया। बच गई तो अकेली पगली, लिए टूटी फूटी चोटिल दे हाफ दी। मुश्किल से सांसें नियंत्रित करती, पथरीली रास्तों को तय करती। 3 महीना हॉस्पिटल में रहने के बाद घर आई। फिर भी उसके चेहरे और हाथों के घाव ठीक नहीं हुए थे और लोग उसे कोढ़न कहने लगे। जो लोग ठाकुर साहब के यहाँ आते जाते फूले नहीं समाते थे, उन्होंने इस रास्ते आना ही छोड़ दिया। लोगों का आना जाना बंद हो गया। अकेली रहती थी पगली इसी घर में। इसी घर के बाहर यही एक अबोला चुप चुप सा ठौर था मेरा, और चबूतरे के आसपास नन्ही नन्ही गौरैयों के बीच इसी ठौर पर चिड़ियों को दाने चुगाती एक पगली और एक बावली, 2 स्त्रियां जिनकी आंखें चहचहाती थीं बिना कुछ कहे। अरे बावली, तुझसे एक बात बतानी थी। क्या? कहिए नदी। न जाने तुझ पर क्यों विश्वास हो गया है। 2 दिन बाद मेरी शादी होने वाली है और हफ्ते भर के अंदर यह शहर छोड़ जाऊंगी, शायद कभी ना आने के लिए। शादी? शादी? सच में आप शादी कर रही हो दी? किससे? कौन कर रहा है आपसे शादी? मुझे लगा था कि किसी कोढ़न से कौन शादी करेगा। यही असमंजस दिमाग में कौंधने लगे। उनकी शादी की खुशी में मैं ये याद नहीं करना चाह रही थी कि हफ्ते भर बाद तो यहाँ से चली जाएंगी। जाने का दुख पर भारी था, मेरे लिए शादी की खुशी। हाँ, शादी कर रहे हैं विनय मुझसे, वही विनय जिनसे मेरी शादी तय किए थे मेरे पापा। तब मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं आश्चर्यचकित से उनको देखे जा रही थी। उनका चेहरा लाल हो चला था। खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही थी, पर मैं अवाक थी। मुझे यूं देख उन्होंने कहा, किसी से ना कहना, मैं कोढ़न नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी कौतूहलता कम नहीं हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। आंखें फाड़े मैं बस उनको देखे जा रही थी एकटक, और वो बताए जा रही थी। और उन्होंने बताया। सुबह सुबह हम तैयार होकर गोरखपुर जाने को निकल लिए। तेज रफ्तार से भागती कार, पापा भाई आगे बैठे थे, मैं और माँ पीछे। हमारी कार अनियंत्रित होकर सामने आती ट्रक से कब और कैसे टकरा गई पता नहीं चला। इतना याद है कि मैं दरवाज़ा खोलना चाही थी,
ट्रक सामने देख दरवाज़ा खुलते ही मैं दूर फेंका गई। माँ भी बाहर आ गिरी। पापा भाई वहीं के वहीं नहीं रहे। माँ अस्पताल जाते जाते नहीं रही। बताने वालों ने बाद में बताया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो मुझे लखनऊ ले जाया गया। 4 दिन के बाद होश में आई तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। सामने मुस्कुराते हुए विनय दिखे। साथ में कोई और था, शायद उनके मित्र। मेरा स्वागत करते हुए मेरी हथेली को दोनों हाथों से भींच लिए थे। तब लगा कि मेरे हाथों में दर्द है, पर उनका भींचना बहुत अच्छा लगा था। घर के किसी सदस्य को न पाकर मन आशंकित हुआ और याद आया कि हम सब गाड़ी में साथ थे। विनय ने बताया कि सब अलग अलग वार्ड में हैं। किसी का हाथ टूटा है, किसी की कहीं की हड्डी। तुम्हारे सिर में और चेहरे पर ज्यादा चोट थी तो तुम्हें न्यूरो वाले वार्ड में डाला गया है। उनकी बातों पर विश्वास के सिवा कोई चारा नहीं था मेरे पास। माँ, पापा, भाई सबको सुरक्षित जानकर उदासी के बादल छट से गए। मन में हल्के इंद्रधनुष के रंग छिटकने से हो गए। फिर भी मैं चुप थी। जाने क्यों चुप थी, या खुद को बहलाने की कोशिश कर रही थी। विधि के विधान का जीवन में ये अद्भुत खेल है, धूप छांव सा। जब तक इंसान सबके काम आ सकता है तब तक उसकी बहुत पूछ होती है। सारी दुनिया भी लगता है कि उसी की है। जब असहाय होता और जब अंधेरे का पर्दा गिरता है तो सारे अपने दूर छिटक जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। लोगों को पता था कि माँ बाप, भाई सब चल बसे। जिन लोगों के पास पापा के दिए पैसे थे उसका पता नहीं चला। वो लोग भी कब दबे पांव चल दिए मेरे आसपास से कि सोचने पर दया आती है उन लोगों पर। ईश्वर मेरे साथ न जाने किस जन्म का बदला लिया। मेरे हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए थे, जिसमें ऑपरेशन करके स्टील रॉड डालनी पड़ी। सिर में काफ़ी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से 2 महीने में 24 घंटे में कुल मिलाकर 10 मिनट या आधे घंटे को ही आंखें खोल पाती थी। चेहरा भी विकृत हो गया था। प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी थी। ये सब विनय ने अपने माँ बाप के सख्त मना करने के बावजूद भी करवाया। बाद में पता चला कि विनय के माँ बाप ने विनय को कह दिया था कि जिस लड़की के हाथ पैर में रॉड लग गए, जिसका चेहरा विकृत हो चला है, जिसका मस्तिष्क शून्य सा हो चला है, उससे शादी करके क्या फायदा? अपना जीवन नरक करोगे। विनय अपने माँ पापा की बातें मानते हुए उनसे विनम्रता से कहा था कि ठीक है, शादी नहीं करता हूँ, पर जो रुपए इसके पापा ने आपको शादी के लिए दिए थे उसे इसके स्वस्थ होने में लगा दिया जाए। पापा की इकलौती बेटी होने के कारण पापा अपनी सारी साध मेरी शादी में पूरा कर लेना चाहते थे। उन्होंने कार का पैसा और भारी दहेज के रूप में लाखों रुपए दे डाले थे, शादी के महीने भर पहले ही। चूंकि उनका होने वाला दामाद MBA कर रहा था, इकलौता लाडला बेटा था, लखनऊ में मकान, बाप जाने माने ठेकेदार, खानदानी रईस थे, सो अलग। बहुत ईमानदार निकले विनय के पापा। पापा ने जितना उन्हें दिया था शायद उतना तो वो लगा ही दिए मेरी बीमारी में, अपने बेटे की खुशी के खातिर। और विनय अपनी किस इच्छा को तहरीर दे रहे, किसके सपनों को सुला रहे थे? मन के भीतर ही भीतर चल रहे इच्छाओं को कोई जान सका है भला? विनय मन ही मन भविष्य के लिए आशा की कोई पतली डोर गठिया रहे थे। अपने जीवन में अपने हिसाब से प्रकाश लाने के लिए विनय ने अपनी मुट्ठी बांध रखी, ताकि जब सुदीन आए
मुट्ठी खोल कपूर सा महका दूं, पूरी कायनात को अपने मन की बात बता दूं। समय बीतता रहा, मैं हॉस्पिटल से घर आ गई। जान पहचान वाले अपना संबंध धीरे धीरे काटते गए। रह गई मैं अकेली और कुछ चिड़िया। मन में कुछ सपने जिनके पूरे होने का इंतज़ार, और इन सब के बीच कहीं ना कहीं तुम भी आज शामिल हुई। मैं तुम्हें हमेशा याद करने लगी। इस स्वार्थी दुनिया में अगर कोई एक पल तुम्हारा साथ दे तो वो तुम्हारा अपना ही होता है। धीरे धीरे 1.5 साल कब बीत गया पता नहीं चला। विनय की पढ़ाई पूरी हो गई। बीच बीच में बस विनय की चिट्ठियां आती रहीं, जिससे मन की साहस बनी रहती थी। वो एक अच्छे फर्म में अच्छे तनख्वाह पर नौकरी करने लगे हैं और अब अपने माँ पापा सबसे कह दिया कि मैं सरिता से ही विवाह करूँगा। उनके परिवार वाले नाराज़ हैं। मुझे ग्लानि हो रही है कि मेरे कारण एक बेटा से उसके परिवार वाले नाराज़ हैं, पर विनय को नाराज़ करना मेरे वश की बात नहीं। विनय ही थे जिनके कारण मैं इस बर्बर समाज से बच सकी। जब घायल हुई थी तो चेहरा विकृत हो चुका था। प्लास्टिक सर्जरी और बाकी दवाइयों में बहुत पैसे लगे। मेरे पापा के दिए पैसों से भी ज़्यादा पैसे विनय के पेरेंट्स इसलिए लगाए कि विनय की जिद थी कि इसको ठीक करने के बाद ही इससे शादी नहीं करूँगा। जब मैं घर आने लगी तो डॉक्टर और विनय की सहायता से ही मैं कौड़ का रूप बनाए रही इन 1.5 सालों तक। परसों हम कोर्ट में शादी कर रहे हैं। मैं अवाक हो सब सुनती रही। उस दिन कॉलेज ना जाकर घर वापस आ गई। मन में मंथन चलता रहा कि खुद को इस विकृत समाज से बचाने के लिए एक स्त्री को किस किस रूप में रहना पड़ सकता है। दूसरे दिन रविवार था तो मैं किसी भी कीमत पर बाहर जा ही नहीं सकती थी। सोमवार को कॉलेज जाना हुआ तो सरिता दी के गेट पे ताला बंद नजर आया। कुछ खोया सा लगा मुझे, कुछ टूटता सा, कुछ छूटता सा। एक आध चिड़िया दिखी। आदतन वो वहां घूम रही थी। शायद सरिता दी दाने रख गई थी जो खत्म हो गए थे। मैं झट से अपने बैग से दाने निकाली और वहां फैला दिया और चल दी। उनके न होने के कारण मुझे वहां बैठना क्या, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उस दिन मैं भी कॉलेज न जाकर बाजार गई, मटके में रखने के लिए सामान खरीदने, और घर वापस आ गई। आते वक्त भी उनके घर की तरफ नजर गई। ताला बंद ही नजर आया। किसी तरह रात बीतने का इंतजार बहुत बेसब्री से करने लगी। कल तो देखो सिंदूर लगे देखूंगी, और ये भी देखूंगी कि कोड नहीं होगा चेहरे पर तो कैसे दिखेंगी। क्या कोड शादी के बाद भी तो नहीं ना बना लेंगी। सुबह उठते ही बैग गीला होने का बहाना कर उसी बहाने बड़ा सा बैग ले जाने की अनुमति मिल गई घर से। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि आज बड़ा बैग क्यों ले जा रही हो। और मटके के सारे सामान निकाल कर बैग में किताब की जगह ठूस लिया। पगली दी कैसी दिखेगी इस चक्कर में भूख तक नहीं लग रही थी। ये भी डर सता रहा था कि कहीं आज भी उनका घर बंद ना हो। तो किताब नोट्स रखी नहीं हूँ, जाऊंगी कहाँ फिर। साइकिल का पैडल दबाते भागते उनके घर तक पहुंची। गेट में ताला नहीं लटका था। बाहर दाना चुगाते नहीं दिखी। थोड़ा क्रोध भी आया कि शादी करने का मतलब क्या, कि चिड़ियों के साथ अन्याय। मैंने दाना फैलाया और अंदर प्रवेश कर गई, जबकि कभी उनके घर गई नहीं थी। अंदर दरवाज़ा बंद था। खटखटाने पर दरवाज़ा खुला। एक बेहद खूबसूरत नई दुल्हन सी स्त्री ने दरवाज़ा खोला। क्षण भर को मैं पहचान नहीं पाई। अगले पल हम दोनों एक दूसरे से अखबार गूथे पड़े थे।
कोड के भीतर इतनी अद्भुत सुंदरता छुपी हुई थी, अंदाजा भी न था। छोड़ते ही मैंने पगली दी को सर से पांव तक निरेखा। हाथों में भरी भरी चूड़ियां, कंगन समेत गले में मंगलसूत्र, कान में झुमके, नाक में बड़ी सी लौंग, मांग में टहकता लाल सिंदूर, पाँव में बिछुआ और पाजेब। प्रिंटेड शिफॉन साड़ी में लिपटी पगली दी गजब की सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर में एक कमरे से बाहर आए विनय जी। मैं अनायास ही उनके पांव छू गई। उन्होंने उठाते हुए कहा, अरे नहीं, लड़कियों से पांव नहीं छुआते, और तुम तो बहन से गुड़िया हो। तुम्हारा जिक्र चिट्ठियों में हमेशा सरिता करती रहती थी कि अगर कोई है तो एक अबोला सा संबंध एक लड़की से है। तुम्हारा नाम इसे तब नहीं पता था। किस भावावेश में मैं पांव छुई नहीं पता। आज से बरसों पहले इस तरह का कोई कदम उठाए, किसी अनाथ लड़की को अपना ले, तो क्या हम उसके पांव तक नहीं छू सकते? आज खुशी से मैं मौन थी। दोपहर का भोजन उन दोनों के साथ ही हुआ। मेरा साथ लाए हुए सामान मैं दी को गिफ्ट के रूप में दी, जबकि विनय जी ने मजाक में चुटकी ले ही लिया। मेरे लिए नहीं लाई कुछ? हाँ, असली जो हीरो था उसके लिए तो कुछ ले ही नहीं गई थी। बहुत सारी बातें करती रही थी और मैं सुनती रही, गुनती रही। आज भी कई बार गुनने लगती हूँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।